बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस से एनर्जी रिलीज़ होना रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी इज़ द फेनोमेनन ऑफ द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई टू फॉर्म मोर एनर्जेटिकली स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई। अब यहाँ बोल रहे हैं अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है वो एटम का वो उसमें कैसे होगा अनस्टेबल। अब एक एटम है और उसमें जो है एक एटम है उसके अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। अब क्या होगा, वैसे तो एटम का जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल ही रहता है, लेकिन यहाँ पर जब कुछ किसी भी जो है प्रोटॉन का एटॉमिक मास जब ज़्यादा होता है ग्रेटर देन 80 से अबव, मतलब ग्रेटर देन 80, तो 80 से अबव जब किसी भी प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर होता है तो फिर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से एटम के अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके नतीजे में एटम का जो न्यूक्लियस है वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज़ करना शुरू कर देता है और इसे डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। एटम जो है उस वक्त अनस्टेबल होता है, तो इस वजह से वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, अपने अंदर से एनर्जी रिलीज़ करता है। सही। इसके बाद कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई भी होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये यहाँ पर आप देखें तो आप इसका यूरेनियम जो है 235 इसका एटॉमिक मास है और इसका एटॉमिक नंबर 92 है, तो मतलब 80 से अबव है ना, तो ये क्या है, अनस्टेबल एटम है। और हमें पता है अनस्टेबल एटम जो है वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज़ करता है। इसी तरह रेडियम है तो ये भी यहाँ पर इसका एटॉमिक मास भी ज़्यादा है और इसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी ज़्यादा है। एटॉमिक नंबर 88 है, ये भी 80 से अबव है, तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। इसके अलावा कार्बन जो है, कार्बन 14 जो है, कार्बन 12, 13 और 14 है, लेकिन कार्बन 14 जो है उसका जो है एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन का उसका 6 है। इसका बिल्कुल ही कम होने की वजह से, और दूसरा ये कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं। कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं ये क्या है, आइसोटॉप्स है। तो कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स भी होते हैं जो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास जो है एटम के जो न्यूक्लियस है उसके क्या काम है। उसका काम है, उसके पास एक न्यूक्लियर फोर्स होती है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को होल्ड करके रखता है। न्यूक्लियर फोर्स होती है होल्ड देम टुगेदर कीपिंग द न्यूक्लियस स्टेबल। हमें पता है एक न्यूक्लियर फोर्स है न्यूक्लियस के पास जो तभी तो वो दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियर फोर्स होल्ड करके रखती है। अगर इसके अंदर एनर्जी जब ज़्यादा आ जाती है प्रोटॉन के पास तो फिर वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। हमारे पास थोड़ा सा अभी हमने इंट्रो पढ़ा, इसके बाद हमारे पास जो है डिस्कवरी भी है। डिस्कवरी में क्या लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिविटी जो है किसने दी है, फ्रेंच साइंटिस्ट थे हेनरी बैक्यूरेल। 1896 में इन्होंने वर्क किया, यूरेनियम मिनरल लिया जिसको पिट ब्लेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट ब्लेंड। और ये इसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर कंटिन्यूसली जो है कुछ इनविजिबल रेस निकल रही हैं और ये रेस जो हैं प्रोड्यूस कर रही हैं एक रोशनी फोटोग्राफिक प्लेट पर, और आयोनाइज गैस जो है पेनिट्रेटिंग थ्रू थिन मेटल शीट। तो आयोनाइज जो प्लेट है उसके अंदर से जो है रेस जो निकल रही है वो उसके अंदर से थिन प्लेट से गुजर रही है और प्रोड्यूस कर रही हैं फ्लोरेसेंस, मतलब एक रोशनी और लाइट प्रोड्यूस कर रही है, और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जाकर एक रोशनी प्रोड्यूस कर रही हैं। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व डेट कूलिंग हीटिंग कंप्रेशन डिड नॉट अफेक्ट दिस रेडिएशन। वो बोल रहे हैं हीटिंग, कूलिंग, कंप्रेशन ये सब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस रेडिएशन पे। और हाउएवर रैपिंग ऑफ इट ब्लेन इन लीड शीट कुड स्टॉप द इमिशन ऑफ दीज रेज। यहाँ तक कि ये रेज निकलना स्टॉप हो गई। इनिशियली दीज रेज वर नेम, इसी रेस का जो नाम जो है हेनरी बैक्यूरेल ने जो है बाद में क्या करा, इसने इसका नाम रखा मैरी क्यूरी क्वाइन
द टर्म रेडियो एक्टिविटी। तो फिर मैरी क्यूरी ने जो इसका नाम रखा रेडियो एक्टिव रेज। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, द एलिमेंट विच इमिट दीज रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली आर नॉन एज नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नेचुरल भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास बल्ब जो है इसमें से जो रेज निकल रही हैं वो भी हमारे पास रेडियो एक्टिव रेज हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड द फेनोमेना टर्म्ड एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। कुछ नेचुरल भी होती है, उसको हम नेचुरल कहते हैं। मैरी क्यूरी और उनके जो है हस्बैंड जो थे पैरी क्यूरी, उन्होंने आइसोलेट किया रेडियो एक्टिव, किसको, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट को, किससे कम, ऑफ दी पिटबिलेन मिनरल्स एंड सेपरेट टू न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया, पिटबिलेन जो लिया था उससे ही दो न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाए, जिसका नाम क्या था, पोलोनियम और रेडियम। फिर इसके बाद नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आफ्टर स्पॉन्टेनियस, नेचुरल जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनमें से जब रेज इमिशन होती है तो फिर वो ब्रेक डाउन हुई और मोर स्टेबल एलिमेंट उन्होंने बनाए। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये दीज इमिशन ऑफ रेडिएशन कंटिन्यूसली टिल द स्टेबल एलिमेंट लीड। ये जब तक इमिशन अपने अंदर से करते हैं जब तक ये अपने आप को स्टेबल ना कर लें, यहाँ लिखा हुआ है। फिर इसके बाद ये यहाँ पर ये देखें, इन्होंने एक जो है वो बनाया बॉक्स, ये रहा, ये वाला बॉक्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उसको यहाँ पर इन्होंने देखें, पोलोनियम लिया, उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड, फोटोग्राफिक प्लेट ये रही, इसके साथ जब इसमें से जो रेज निकलना शुरू हुई तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा रेज, मतलब 3 तरह की रेज प्रोड्यूस हुई और ये रिफ्लेक्ट होके 2 अल्फ़ा और बीटा जो है बैंड हो गई और एक गामा रेज जो थी वो उसके अंदर बिल्कुल उसका कोई चार्ज नहीं था, वो सीधी सीधी गई। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर इन्होंने बोला कुछ टाइप्स ऑफ रेडिएशन होती हैं। रदरफर्ड का एक्सपेरिमेंट तो हम देख चुके हैं, ये मैं इसकी पहले वीडियो में बना चुकी हूँ। यही चीज़ जो अभी हमने ये बॉक्स देखा पोलोनियम वाला, इसके मुताबिक उसने अल्फ़ा बीटा गामा रेज प्रोड्यूस की, मैग्नेटिक फील्ड पर लाइट पास करवाई। कुछ एक कंपैरिजन बॉक्स बनाया जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा तीनों रेज की प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है, कंपोजिशन बताइए, डिफ्लेक्शन कैसे करते हैं, चार्ज कैसा होता है, आयनाइजेशन पावर कैसी है, पेनिट्रेशन पावर कैसी है, उसकी स्पीड कैसी है। तो कंपोजिशन अगर मेज करें तो अल्फ़ा पार्टिकल इज़ कंपोज ऑफ 2 प्रोटॉन एंड द 2 न्यूट्रॉन लाइक द कंपोजिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम का न्यूक्लियस के बारे में बताया है। बीटा पार्टिकल जो है कंपोस्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन से होता है और दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो गामा रेज थी वो न्यूट्रल थी तो इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहला रही हैं। और डिफ्लेक्शन क्या करनी है, दैट डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फ़ा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिफ्लेक्ट करती थी और बीटा रेज जो थे उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा। मतलब जहाँ पर अल्फ़ा गई उसकी अपोजिट डायरेक्शन में गई बीटा रेज। और गामा रेज की क्या थी, द पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये बगैर किसी डिफ्लेक्शन के सीधी रेज गुजर गई। इसके बाद चार्जेस की बात करें तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो 2 एटम है तो जाहिर सी बात है 2 चार्ज होगा। बीटा रेज पे नेगेटिव चार्ज था, गामा पे न्यूट्रल चार्ज था, जब भी उसने कोई एक्शन नहीं दिखाया। आयनाइजेशन पावर की बात करें तो इसकी आयनाइजेशन पावर 100 टाइम ग्रेटर है, अल्फ़ा की 100 टाइम ग्रेटर है आयनाइजेशन पावर और 10 टाइम ग्रेटर है गामा रेज से। और इसकी जो है बीटा की क्या है, लो आयनाइजेशन पावर है और इसकी जो है गामा की लो आयनाइजेशन पावर देन अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि 0 चार्ज रखती तो अल्फ़ा बीटा से तो बिल्कुल ही फिर इसकी लो आयनाइजेशन पावर हो गई। पेनिट्रेशन पावर, दे हैव लीस्ट पेनिट्रेशन पावर, अल्फ़ा की पेनिट्रेशन पावर लीस्ट है और बीटा की मॉडरेट है और उसकी हाई है, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं तो ये डायरेक्ट आगे चली जाती है। स्पीड दे ट्रेवल 1/10 टू 1/20 ऑफ लाइट वेलोसिटी, लाइट वेलोसिटी के इतनी मतलब इक्वल है। बीटा जो है दे ट्रेवल 9 to 10
ऑफ द लाइट वेलोसिटी दे ट्रेवल एज फास्ट एज वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी की स्पीड की तरह ही गामा रेस पूरी ट्रैवल करती है। इसके बाद यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन की अगर बात करें तो ये हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड में डायग्नोस करने के लिए, बोन्स जो है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, और रेडियोथेरेपी करने के लिए कैंसर की, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैज़ इमेंस रोल इन ग्रोइंग फील्ड कॉल्ड न्यूक्लियर मेडिसिन। मेडिसिन बनाने के लिए एग्रीकल्चर की फील्ड में सीड जो है उनको ट्रीट करने के लिए, और जो है न्यू वैराइटीज़ बनाने के लिए क्रॉप्स की। ये इस ऐसी वीडियो में एक पहले भी डाल चुकी हूँ, वो थोड़ी डिफरेंट होगी, वो देख लीजिएगा। दे आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर पावर स्टेशन लाइक, अच्छा, पावर प्लांट भी हम बनाते हैं इसकी मदद से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मदद से, ताकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करें। इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी की फील्ड मतलब ज़मीन से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं जो पत्थर हैं, पहाड़ हैं, उनकी स्टडी करने के लिए कि कितने साल पुराने हैं और उनकी लाइफ कितनी है। कार्बन 14 आइसोटोप्स इज़ यूज टू मेयर द एज ऑफ फॉसिल्स एंड आर्टिफिकेट्स। आर्चियोलॉजी मतलब फॉसिल्स की स्टडी करने के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत मिलती जुलती एक और वीडियो है, वो 9 क्लास की, ये फर्स्ट ईयर क्लास की है, वो आप देख लीजिएगा।